स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसमें है तो आपके लेंस से संबंधित ही, लेकिन उससे पहले अभी हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे ना, तो लाइट चैप्टर में आपने देखा मिरर्स के विषय में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स क्या है, इमेज फॉर्मेशन क्या है। उसी इमेज फॉर्मेशंस के माध्यम से आपने जो लाइट चैप्टर लिया, उस लाइट चैप्टर्स में एक पोर्शन था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपने अच्छी तरह से समझा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद सेकंड पोर्शन आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी आपने देखा कि इसमें जो रे ऑफ लाइट है, वो रे ऑफ लाइट एक्चुअली क्या होता है, एरी मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है। तो डेंसर मीडियम से फिर एरी मीडियम में जाने पर क्या चेंजिंग आती है, तो चेंज ऑफ पाथ व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंटर्स या इंसिडेंट इन द एरी मीडियम टू अनदर मीडियम, द रे ऑफ लाइट असेंड्स। कहने का मीन्स ये हो गया कि वहां पर रे ऑफ लाइट क्या करती है, झुक जाती है इन अकॉर्डिंग टू नॉर्मल। और जैसे ही डेंसर मीडियम से फिर पुनः एरी मीडियम में जाती है, तो वहां पर फिर क्या करती है, वो अविलंब से काफी दूर भागती है। कहने का मतलब टेकिंग ए डिस्टेंस। तो ऐसी कंडीशंस में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रमुख रूप से हमें जानना जरूरी होता है। और उस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को लास्ट वीडियोस में आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश किए। एक बार इसमें कुछ चीजें रह गई थी शेष, जो हमें यहाँ बताना आवश्यक लगा, तो इसी नाते हमने ये वीडियो इस बेस पर तैयार किया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक बार बच्चों के बीच में फिर से बात शेयर की जाए। तो अब यहाँ पर देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग, इन अकॉर्डिंग टू माय लेफ्ट हैंड फिंगर। जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे बाएं हाथ के अंगुलियों से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दिया गया है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या डिपेंड करता है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट चेंज इट्स पाथ। ये रे ऑफ लाइट क्या करती है, चेंज इट्स पाथ। जब वो अपने रास्ते को परिवर्तन करती है। अपने रास्ते को परिवर्तन करने का मतलब कि फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, मतलब कि एरी मीडियम है तो वहां से डेंसर मीडियम में जाती है तो अपना पाथ चेंज कर देती है। फिर डेंसर मीडियम से एरी मीडियम में जाती है, तब भी पाथ चेंज कर देती है। तो दिस टाइप ऑफ इवेंट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोपेगेशन ऑफ लाइट आपने पहले पढ़ा, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट में जानते ही हैं कि लाइट मूव्स फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन। तो यहां से क्या करते हैं कि लाइट क्या करती है, एक ही पथ में गति करती है, एक ही पथ में बढ़ती जाती है, सरल रेखा में गति करती है। मतलब कि उसकी जो मूविंग होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो स्ट्रेट लाइन होती है। लेकिन यहाँ की इवेंट जो आपको शो कर रही है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में देखा कि कोई भी रे ऑफ लाइट क्या कर रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इट्स पाथ, वो अपने रास्ते को बदल दे रही है। तो दिस टाइप ऑफ इवेंट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ इन अकॉर्डिंग टू फिगर आप देखिए, जैसे अभी पहले कंडीशन दिखाई गई, रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, जो इंसिडेंट कर रही है, मतलब कि फर्स्ट टाइम एरी मीडियम से यहाँ पर एयर नोट किया गया है। तो एयर नोट किया गया है, तो यहाँ पर जो ग्लास स्लैब है, ग्लास का एक टुकड़ा है, उस टुकड़े से बाहर का माध्यम जो हो गया वो एरी मीडियम हो गया। एरी मीडियम में इंसिडेंट ऑफ रे, कोई भी रे इंसिडेंट करती है, तो आफ्टर द इंसिडेंस वो क्या करती है, ग्लास स्लैब में आती है। ग्लास स्लैब में आने के बाद वो ऐसा फीलिंग करती है कि जैसे वो अविलंब नॉर्मल पॉइंट से झुक रही हो। अब इसका एग्जैक्ट पोजीशन पता करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ इस पॉइंट पर जहाँ इंसिडेंट ऑफ रे के लिए इंसिडेंट एंगल दिखाया गया, जस्ट उसके नीचे के भाग में यहाँ क्या करती है, यहाँ पर हम नॉर्मल के द्वारा उसको मेजर कर लेते हैं, क्या वो अपने पाथ को चेंज कर रही है या कांस्टेंट बनी हुई है। इसका पता लगाने के लिए जब हम यहाँ एक नॉर्मल ड्रा करते हैं लाइक एज ए परपेंडिकुलर, तो ये हमें पता लगता है कि नहीं, जो रे ऑफ लाइट थी उसने अपना पाथ चेंज कर लिया। इसमें क्या इफेक्ट डालता है, मीडियम इफेक्ट डालता है। कहने का मतलब एरी मीडियम जो हमारा होता है, लाइक एज वैक्यूम मीडियम हम उसको मान सकते हैं। तो वैक्यूम का सेंस क्या होता है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है। यहाँ पर क्या करते हैं, डेंसर मीडियम आ जाता है। तो डेंसर मीडियम जो ग्लास स्लैब है, यहाँ से नॉर्मल के अकॉर्डिंग, इन अकॉर्डिंग टू नॉर्मल क्या करती है, ये नॉर्मल के तरफ झुक जाती है, जहां पर इनका
क्या बनता है, एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन बन जाता है, जिसे आर से डिनोट किया गया है। फिर वो रे ऑफ लाइट आगे बढ़ती है, सेकंड पोजीशन पर आती है, मतलब कि स्लैब के सेकंड कॉर्नर पर आती है, सेकंड पॉइंट पर आती है। तो वहां पर आने के बाद फिर वहां पर नॉर्मल ड्रा करते हैं। तो वहां हम ये देखते हैं कि रे ऑफ लाइट क्या करती है, अपने पाथ को चेंज कर जाती है, अपने पाथ को फिर चेंज करके क्या बनाती है। यहाँ आप ऊपर साइड में देख रहे हैं कि यहाँ पर रे ऑफ इंसिडेंस के बजाय रे ऑफ रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, और रे ऑफ रिफ्लेक्शन जो आ रहा है वो एंगल आर से डिनोट कर रहे हैं, मतलब कि ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जिसे आर से डिनोट किया गया। और जहां पर ये अभिलंब डाल रखे हैं नॉर्मल पॉइंट, इस नॉर्मल पॉइंट को डालने के बाद फिर हमें क्या मिलता है, इमरजेंट एंगल। इमरजेंट एंगल का क्या आ गया, नई चीज। एक इमरजेंट एंगल जो होती है उसको हम इससे मेजर करते हैं कि लाइक एज ए इंसिडेंट का जस्ट अदर पार्ट्स जो होता है वो रिफ्रैक्शन होता है। अब यहाँ पर वो क्या कर रही है कि आफ्टर द रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो रहा है, क्यों नॉर्मल से दूर जा रही है, तो यहाँ डेंसर मीडियम से जब पुनः एरी मीडियम में आती है तो वो नॉर्मल से दूरी बना लेती है, वो दूरी काफी अधिक होती है, जिसके कारण हम इसको इमरजेंट एंगल के रूप में जानने की कोशिश करते हैं। आप एक थोड़ा सा हाइपोथेट्स कीजिए कि ऐसा कौन सी घटना है, क्या ये घटना सच है। तो आपको देखने से पता लगता है कि अगर हम इंसिडेंट रेज को देखते हैं तो इंसिडेंट रे हमारा सीधे अगर मूव करे, सपोज कीजिए कि डेंसर मीडियम नहीं है, और डेंसर मीडियम नहीं है तो वह सीधे मूव कर जाता है, मींस कि स्लैब के स्टार्टिंग पोर्शन से और लास्ट पोर्शन तक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट को ऐसा मूव करना चाहिए। तो देख रहे हैं कि जो एक्चुअल फिगर है जिसमें हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को देख रहे हैं और दूसरा हमारा स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस जनरेट हो रही है। वह डिस्टेंस ही हमारी क्या कहलाती है, इमरजेंट रे। इमरजेंट रे के अकॉर्डिंग हम उसको क्या कह देते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि एक रास्ता हमारा ये हो गया जो इंसिडेंट रे के थ्रू आ रहा है, और दूसरा रास्ता हमारा क्या हुआ, इंसिडेंट रे सीधे निकल जाए, ये मानते हुए कि वो डेंसर मीडियम नहीं है, एरी मीडियम है या वैक्यूम मीडियम है, तो एक्चुअली रे ऑफ लाइट को सीधे निकलना चाहिए। लेकिन इन अकॉर्डिंग टू इवेंट, या कह सकते हैं कि इन अकॉर्डिंग टू काज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो उसके अकॉर्डिंग ये नॉर्मल पर डेंसर मीडियम में झुक जाती है, और पुनः फिर डेंसर मीडियम से जब एरी मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर हो जाती है। इसी नाते पहली जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हुआ उसको हम इंक्लाइंड इन अकॉर्डिंग टू इंसिडेंट रे, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या कह देते हैं, इंसिडेंट एंगल कह देते हैं, और इंसिडेंट एंगल को आई से डिनोट कर देते हैं। फिर इसके बाद हम अगला जो उसके जस्ट डाउनवर्ड पोजीशन में आपको दिख रहा है, तो यहाँ डाउनवर्ड पोजीशन में क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, और वही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दूसरे किनारे पर स्लैब के पहुंचता है। फिर वहां से जो एंगल ऑफ इमरजेंट जनरेट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इस नाते कि वहां एरी मीडियम पा करके फिर रे ऑफ लाइट नॉर्मल से दूरी बना लेती है, अभिलंब से दूरी बना लेती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का हमने नाम लिया, जो यहाँ आपको दोनों रेस के विषय में बीच में दूरी दी गई है, ये डिस्टेंस ही हमारी लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट को सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमरजेंट रे एंड इंसिडेंट रे। तो इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच की जो दूरी होती है, जो ये दूरी आपको एरोहेड से दिखा रहे हैं, यही दूरी हमारी क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। और उस लेटरल डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई होता है। एंगल आई और एंगल ई दोनों इक्वल होते हैं, कि मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंट दोनों इक्वल होते हैं। और इस तरह से देखा जाए तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल प्रेजेंटेशन ऑफ रे ऑफ लाइट और स्ट्रेट पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट दोनों के बीच की दूरी होती है। उसी को हम एक नए ढंग से, एक अच्छे ढंग से क्या कहने की कोशिश करते हैं कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमरजेंट रे एंड इंसिडेंट रे। इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच की दूरी ही हमारी क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। और इसी के अकॉर्डिंग हम एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आई शो कर देते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई,
लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर और ध्यान में रखना है कि एंगल आई हमारा एंगल ई के इक्वल है। दूसरी चीज कि एंगल आई और एंगल आर इक्वल नहीं होते, क्योंकि इसमें एक रेशियोज होते हैं। उसी रेशियोज को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, और वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो स्नेल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। तो पहला लॉ अगर हम स्नेल्स लॉ का देते हैं तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में दूसरा लॉ हमें कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ग्लास स्लैब और अदरवाइज रिफ्रैक्शन रे एंड अदर इमर्जेंट रे, ये सभी एक प्लेन पोजीशन में होनी चाहिए। एक प्लेन पोजीशन होने का मतलब कि एक ही तल में स्थित होना चाहिए। तो ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेकंड लॉ हो जाएगा। इस तरह से जैसे आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देखे दो लॉ था, वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कभी भी इक्वल नहीं हो सकता एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो फिर इस मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, और इसके अकॉर्डिंग जो हमारी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की घटना है वो संभव नहीं होगी। तो यहाँ पर एंगल आई किसके इक्वल होगा? एंगल ई के इक्वल होगा। इट मीन्स कि इंसिडेंट एंगल उसकी इमर्जेंट एंगल के बराबर होगी। और इस तरह से आपने देखा कि जो एक्चुअल पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट है और जो स्ट्रेट लाइन है, उन दोनों के बीच की दूरी को हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। अब अगला नेक्स्ट स्टेप आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जिसे हम स्नेल्स लॉ कहते हैं, उस स्नेल्स लॉ ने बताया कि ये दूरी या इनके बीच का रेशियो कांस्टेंट होता है। जैसे अभी हमने यहाँ दिखाया साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू CONST, फुल स्टॉप कर दिए, कांस्टेंट को पूरा ना लिख करके शॉर्ट में कांस्ट क्यों लिख करके फुल स्टॉप कर दिए। ये वैल्यू किसकी इक्वल हो गई? एक कांस्टेंट वेरिएबल ले लेते हैं जिसे हम लैटिन लैंग्वेज में, लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? म्यू के नाम से जानते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है, और साइन आई इज नॉट इक्वल टू साइन आर इन एवरी कंडीशंस ऑफ इंसिडेंट ऑफ रेज एंड रिफ्रैक्शन ऑफ रेज। तो ऐसी कंडीशंस में हम ये कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्शन की घटना होती है उसमें एंगल आई एंगल आर की इक्वल नहीं होती। एंगल आई और एंगल आर में जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसी को स्नेल्स लॉ कहते हैं। अब अगला हम देखते हैं नेक्स्ट की कंडीशंस में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। कहने का मतलब कि इनका दो मीडियम का कंपैरिजन कर रहे हैं। पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, मतलब कि किसी भी माध्यम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, कि अगर उसको हम वैक्यूम की तुलना करते हैं तो ये क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के मतलब हो गया कि अगर एरी मीडियम हम ले रहे हैं तो एरी मीडियम दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वैक्यूम मीडियम। कहने का मतलब कि वैक्यूम का मतलब क्या होता है हिंदी में? निर्वात। और निर्वात का मीन्स क्या होता है? कि मतलब वह एक निश्चित स्लैब में हम ये मानते हैं कि यहाँ पर कोई वायु नहीं प्रवेश कर रही है, कोई और माध्यम नहीं है, तो वह क्या हो गया? निर्वात हो गया, वैक्यूम हो गया। तो ऐसी कंडीशंस कहीं यहाँ ऑल ओवर वर्ल्ड या यूनिवर्स में है कि जहाँ पर एयर ना हो। एवरी प्लेस पर एयर हो सकती है। आप यहाँ पर भी कहीं भी कोई बात कर सकते हैं, तो ऑन द रिकॉर्ड हम उसको अर्थ को मान सकते हैं। अर्थ का कोई ऐसा प्लेन नहीं होगा, कोई स्थान नहीं होगा कि जहाँ पर हमें कहें कि 100% प्योरिटी के साथ ये वैक्यूम एरिया है। तो वैक्यूम एरिया पॉसिबल नहीं है, तो हम मैक्सिमम एरी मीडियम को ही क्या मानते हैं? वैक्यूम मीडियम मान लेते हैं। और वह वैक्यूम मीडियम की कंपैरिजन किससे की गई? मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो इस तरह से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक बहुत ही अच्छी चीज होती है और अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर इनकी कंपैरिजन भी दिखा रहे हैं कि यहाँ W म्यू जी का मतलब क्या हो गया कि वाटर का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? ग्लास से कर रहे हैं। कि एक हमारा माध्यम वाटर है और दूसरा माध्यम हमारा
ग्लास है, इसका कंपेरिजन किससे कर रहे हैं, ए म्यू जी, मतलब कि इन अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, अनदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम एयर टू वाटर, कि एक एयर की तुलना ग्लास से की गई और दूसरा एयर की तुलना वाटर से की गई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज नोन एज मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द केस ऑफ डायमंड। तो आपको मिनिमम स्केल भी मालूम होना चाहिए और मैक्सिमम स्केल भी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।